सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पॉलिटी के लेक्चर के तहत आज एक नया विषय आपके लिए लेकर प्रस्तुत हुए हैं और वह है अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21। अब आप सभी के मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि केवल एक अनुच्छेद के लिए पूरा एक क्लास लेने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ रही है। देखिए, आर्टिकल 21 केवल उतना ही नहीं है जितना हम एक वाक्य में उसको पढ़ जाते हैं। अपितु तो आर्टिकल 21 भारतीय संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद है जो आज तक निरंतर विकसित होता चला जा रहा है। एक ऐसा अनुच्छेद है जो हनुमान जी के पूंछ की तरह अंतहीन है, जिसका अंत दिख नहीं रहा है और न दिखेगा भी। और जब तक भारत का संविधान युग युगांतर तक संचालित रहेगा, इसमें विकास होता ही रहेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्यों है और ऐसा हो क्यों रहा है और ऐसा बार बार कहां से हो रहा है। क्या सरकारें इसका बार बार संशोधन कर रही हैं या इसके में विस्तार कर रही हैं या न्यायिक निर्णयों के माध्यम से इसमें बार बार विस्तार हो रहा है, या हमारे संविधान निर्माता ही इसको एक ऐसे अनुच्छेद की तरह हमारे संविधान में सम्मिलित कर लिए जो अंतहीन दिख रहा है। ठीक है, और सारे अनुच्छेदों के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी बात आर्टिकल 21 या अनुच्छेद 21 के तहत कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जिसके तहत यह अनुच्छेद विकसित होता चला जा रहा है। अब एक प्रश्न पे और जरा हम यहां विचार कर लें कि अगर मैं एक आर्टिकल पर पूरा वीडियो बना रहा हूं, एक आर्टिकल पर पूरा क्लास संचालित कर रहा हूं, तो ऐसा क्यों मैंने किया। देखिए, अनुच्छेद 21 आने वाले सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा में निश्चित ही किसी न किसी दिन पूरी व्याख्या इसका आप एग्जाम में पूछेगा। क्या आर्टिकल 21 एक अंतहीन अनुच्छेद है? भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान के निर्माण के बाद जिसका विस्तार आज तक हो रहा है, उसमें क्या क्या तथ्य जोड़े गए, क्या क्या अधिकार जोड़े गए, इसकी विस्तृत व्याख्या करिए। ये आपके एग्जाम में आया और बिहार पीसीएस के मेंस में अनुच्छेद 21 पर पूरा प्रश्न आ चुका है। आने वाले आईएएस मुख्य परीक्षा में इस पर एक विस्तृत प्रश्न निश्चित आएगा। ये हमारी भविष्यवाणी है, आज नहीं तो कल आना ही आना है। और जो है प्रीलिमिनरी परीक्षाओं में तो अक्सर इससे प्रश्न आर्टिकल 21 से आता है। वह कौन सा अनुच्छेद है जो आपातकाल के समय निलंबित नहीं होता है, यह पूछा जाता है। लेकिन अगर यह पूछ दे कि आर्टिकल 21 को आज तक कितनी बार निलंबित किया गया है, तो शायद बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो न बता पाएंगे। बस हम लोग इतना पढ़ते हैं कि आर्टिकल 20 या 21 एक ऐसा अनुच्छेद है जो निलंबित नहीं होते। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति जो आदेश जारी करता है, उसके तहत जो है आर्टिकल 20 और 21 जो है वो निलंबित नहीं होते हैं, या उसको लागू कराने का अधिकार निलंबित नहीं होता है। लेकिन अगर यह पूछ लिया जाए कि आर्टिकल 21 आज तक आजादी के बाद संविधान के लागू होने के पश्चात कुल कितनी बार निलंबित हुआ, तो शायद यह बहुत गहन अध्ययन का प्रश्न है और बहुत गहराई से जो लड़के पढ़े होंगे वही बता सकते हैं। प्रश्न के अंदर बहुत गहराई होती है, इसे भी हम लोगों को समझना है। लेकिन आज हम आर्टिकल 21 को पहले विस्तार से इसकी व्याख्या करेंगे और देखेंगे कि आर्टिकल 21 कहां बैठता है। क्या ब्रिटिश संविधान के समक्ष बैठ रहा है, क्या अमेरिकी संविधान के समक्ष बैठ रहा है, क्योंकि उल्लेख तो है हर जगह।
अमेरिका में भी है, लेकिन शब्द का हेर फेर है, और शब्द का हेर फेर बहुत बड़े प्रावधान की बात करता है। आज हम उसी का अध्ययन करेंगे कि क्या कारण था कि संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा में जब अनुच्छेद 21 पर डिस्कशन हुआ तो हमारा यह अनुच्छेद जो है वो अमेरिका के संविधान के निकट बैठ रहा था, लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ तो ब्रिटेन के संविधान के निकट यह क्यों बैठ गया, यह भी एक विवाद का विषय है। हमारे संविधान निर्माता क्या देख रहे थे? मैं आपको जब भी पॉलिटी पढ़ाता हूं तो मैं बार बार आपको बताता हूं, हमारे संविधान निर्माता देश की एकता अखंडता के लिए कृत संकल्पित थे। वो किसी के भी सुरक्षा से समझौता कर सकते थे, लेकिन देश के सुरक्षा के साथ हमारे संविधान निर्माता किसी भी दशा में समझौता नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके समक्ष वर्तमान नहीं था, अपितु पूर्ण रूप से इतिहास था। जो हजारों वर्ष की गुलामी से भारत आजाद हो रहा था, हमारे संविधान निर्माता जरा सा भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे। और आर्टिकल 21 उसी के तहत अमेरिका से हटकर ब्रिटेन के तक पहुंच गया, ब्रिटेन के नजदीक पहुंच गया। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, न्यायिक निर्णयों के माध्यम से मेनका गांधी के वाद के दौरान जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, एक बार पुनः आर्टिकल 21 जो है वो अमेरिका के संविधान के निकट बैठ गया। ये पूरी कहानी आज मैं आपको बताऊंगा। आर्टिकल 21 इतना छोटा नहीं है। आर्टिकल 21 जब एग्जाम में आए तो विश्लेषण करने पर नंबर मिलेगा। ठीक है, आजकल आयोग जो है छोटे छोटे गद्यात्मक प्रश्नों को खत्म कर दिया है, लगभग केवल अब तो आयोग के प्रश्नों का मूल मंतव्य यही है कि जो पूछे आप लिख दीजिए। बहुत लोग अब विश्लेषण का तो बहुत अवसर नहीं है, लेकिन इन कम शब्दों में भी जो विश्लेषण कर देगा उसकी कॉपी अलग हो जाएगी। इसलिए कम शब्दों में भी हम विश्लेषण करने का प्रयत्न करें, और यही कारण है कि मैंने आर्टिकल 21 को इसके महत्ता के कारण, इसके विस्तार के कारण और इसके विकासात्मक प्रक्रिया के कारण मैंने आज इस अनुच्छेद को उठाया है, और आजादी के पहले से इसकी कहानी, यानी संविधान निर्माण के समय से भी इसकी कहानी मैं आपके समक्ष लेकर आ रहा हूं। सबसे पहले हम आर्टिकल 21 जान लें। आर्टिकल 21 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से, देखिए दो शब्द यहां जुड़ा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अब प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता क्या होती है? प्राण शब्द जो है एक स्पिरिचुअल शब्द है। प्राण कहते किसको है? विज्ञान प्राण आत्मा को मानता ही नहीं है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया है। अब आप एक प्रश्न जरूर समझते होंगे कि भाई प्राण की स्वतंत्रता का मतलब क्या है, दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? तो मैंने अपने व्याख्यान के दौरान बार बार इस बात को वर्णित किया है कि हमारे संविधान निर्माता या हमारा संविधान कई जगह मौन है, और आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का परिभाषा कहीं नहीं दिया गया। बस यही कह दिया गया है आर्टिकल 21 के तहत यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ड्यू टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। अच्छा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का क्या मतलब हो गया? कानून द्वारा। तो क्या कार्यपालिका के मुख से निकले वचन, चाहे वो स्थायी कार्यपालिका हो चाहे वो अस्थायी कार्यपालिका हो, इनके द्वारा बनाए गए कानून या इनके द्वारा निकाले गए आदेश क्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है? बिल्कुल नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब हो गया कि विधानमंडल जो कानून बनाए, विधानमंडल के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा उसके द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित होगी। विधानमंडल का शब्द यहां स्टेट विधानमंडल नहीं है, विधायिका है, यानी संसद। संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा
उस कानून के तहत जो स्थापित प्रक्रिया होगी, उस स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। पहले के जमाने में सम्राट विक्रमादित्य या अकबर की तरह यह नहीं कि फला व्यक्ति को लटका दो तो लटका दो, फला व्यक्ति को मार दो तो मार दो, ये इस तरह से नहीं। किसी राजा या बादशाह या सम्राट के मुख के से निकले वचनों से किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। जिसे पहले जमाने में राजा महाराजा सम्राट और बादशाह आदेश देकर किसी व्यक्ति को तोप से उड़वा देते थे, ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके प्राण दैहिक स्वतंत्रता से आप ऐसे वंचित नहीं कर पाएंगे। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय द लॉ, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा के द्वारा ही, अन्यथा नहीं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब समझ गए कि संसद द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित हो या संसद जो कानून बनाए, उसी कानून के तहत हम उस व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से, हमने बताया प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को कहीं भी संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। हमने बताया कि भारत के संविधान में कई जगह अपरिभाषितता का समस्या उठा हुआ, हर जगह, बहुत सारे जगह। SC/ST किसको कहते हैं, बता ये SC/ST का अर्थ क्या है, कहीं नहीं बताया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग किसको कहते हैं, अल्पसंख्यक किसको कहते हैं, नागरिक किसको कहते हैं, ये कहीं बताया नहीं गया है। फला नागरिक है, फला नागरिक कैसे होगा, फला नागरिक नहीं होगा, फला अल्पसंख्यक होगा, फला अल्पसंख्यक नहीं बताया गया। लेकिन अल्पसंख्यक कौन है, नागरिक कौन है, अन्य पिछड़ा वर्ग कौन है, इसकी परिभाषा क्या है, कहीं नहीं बताया गया। संविधान निर्माता बड़े बुद्धिमान थे इस विषय में, उन्होंने इन सारे विषयों को परिभाषित करने का काम जो है उसको प्रासंगिक बनाने के लिए उस परिस्थिति पर छोड़ दिया कि भैया आप भी कुछ व्याख्या कर लो, संविधान को आप चला रहे हो, आज से 100 वर्ष बाद, 500 वर्ष बाद की परिस्थिति कुछ और होगी, परिभाषाएं बदल सकती हैं, इसलिए हमने रिक्त स्थान छोड़ दिया है, आप व्याख्या करो अपने हिसाब से, सब हम ही व्याख्या कर देंगे। कोई धर्म थोड़ा है कि एक बार व्याख्या होगा कभी बदलाव नहीं होगा। वैसे भी हमारे सनातन धर्म में परिवर्तन को हमेशा स्वीकार किया गया, संविधान उसी का अनुमोदन कर रहा है। हमारा सनातन धर्म जो है वो कभी भी जड़ नहीं रहा है, वो उसमें हमेशा चैतन्य वस्तु के तहत के तरह हम उसमें हमेशा परिवर्तन होता रहा है, और उस परिवर्तन को नैतिकता के साथ हमेशा स्वीकार किया गया, अनैतिकता के साथ नहीं स्वीकार किया गया। अनैतिकता तो एक कुरीतियां हैं, आडंबर है, रूढ़ियां हैं, वो अलग विषय है। हमारे संविधान निर्माता चाह रहे थे कि भाई व्याख्या आप भी कर लेना, हम सबका व्याख्या क्यों कर दे। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता की बार बार व्याख्या की, बार बार इसकी परिभाषा हमारे समझ लाया, जिसको अभी हम आगे देखेंगे। पहले हम इस संविधान, इस अनुच्छेद के निर्माण की पूरी कथा जान लें, कैसे ये बन गया और कैसे हमारे समक्ष आया। अब ये तो स्थापित हो गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी संसद द्वारा यानी विधायिका द्वारा जो कानून बनाया जाएगा, उस कानून में किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से, यानी जीवन को जो अर्थपूर्ण गरिमापूर्ण बनाए वो प्राण की स्वतंत्रता है। दैहिक स्वतंत्रता अवैध पुलिस निगरानी, अवैध पुलिस गिरफ्तारी, ये दैहिक स्वतंत्रता। बहुत सारे इसकी व्याख्या है, मैं इसकी व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, और इसकी व्याख्या मैंने बताया अंतहीन है। मैं कुछ आपको हिंट दे रहा हूं, ये भी अपने ज्ञान से दिया जा रहा है, कहीं किताब बहुत ज्यादा इसका वर्णन नहीं है। हमने बहुत अच्छे अच्छे किताब देखा है, बहुत बड़े बड़े लोग राइटर किताब लिखा है, बस प्राण दैहिक स्वतंत्रता लिख दिए हैं, उसकी व्याख्या नहीं की है। लेकिन कुछ हम आपको जरूर बता रहे हैं कि जीवन को अर्थपूर्ण गरिमापूर्ण बनाए, प्राण की स्वतंत्रता और अवैध गिरफ्तारी, अवैध पुलिस निगरानी, ये इनसे जो आपको सुरक्षित रखे वो दैहिक स्वतंत्रता है। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे तथ्य और जुड़ते चले जाएंगे, ये अंतहीन परिभाषित शब्द है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि अब इसको बैठाए किसके निकट गया है, क्योंकि अमेरिका के संविधान में भी वर्णित है और ब्रिटेन में भी प्रावधान है, तो ब्रिटेन में भी परंपराएं हैं इसकी, तो फिर कैसे ये होगा, जरा देखा जाए।
अमेरिका का 5वां और 14वां संविधान संशोधन यह कहता है कि किसी व्यक्ति को यथोचित विधि प्रक्रिया, ड्यूटी प्रोसेस ऑफ लॉ, यथोचित विधि प्रक्रिया, जरा आप समझिए यहां को, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, हमारे वहां क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, हमारे वहां जो आर्टिकल 21 में है, और अमेरिका में क्या है, यथोचित विधि प्रक्रिया, यथोचित विधि प्रक्रिया। क्या इन दोनों में अंतर है? बहुत अंतर है इन दोनों में, बहुत बड़ी बात है। ये यथोचित विधि प्रक्रिया जो अमेरिका का प्रोविजन है, ये बहुत बड़ा है। अब आप पूछेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कैसे छोटा हो गया, यथोचित विधि प्रक्रिया कैसे बड़ा हो गया? तो एक आपको इसी को एक एग्जांपल से समझाता हूं, जरा आप ऐसे समझें कि अगर भारत में या ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन से ही प्रभावित है हमारा आर्टिकल 21, प्रभावित का मतलब ये नहीं कि वहां से लिया गया, प्रभावित का मतलब है कि उसमें जो प्रावधान है वो वहीं से कहीं न कहीं प्रभावित है। कैसे, जरा समझिए। ब्रिटेन में एक ये प्रावधान है कि यदि कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव या प्रशासनिक अधिकारी किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने का आदेश जारी करते हैं या आदेश जारी करते हैं या उसको वंचित करते हैं, तो न्यायपालिका इसको रद्द कर सकती है कि भैया आप जो कर रहे हो गलत है, इस व्यक्ति को आप प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, यानी विधायिका जब कोई कानून बनाएगी उस कानून के तहत ही इसको वंचित किया जा सकता है। इसका मतलब है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या है कि कार्यपालिका वंचित नहीं कर सकती है, विधायिका जब कोई कानून बनाएगी उसके तहत उसको वंचित किया जा सकता है। ठीक है। अब अमेरिका में क्या है, यथोचित विधि प्रक्रिया का क्या मतलब हुआ? हां, पहले वो और समझिए। लेकिन कार्यपालिका वंचित करे तो न्यायपालिका उसको रद्द कर सकती है, लेकिन यदि विधायिका यानी संसद किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करता है तो न्यायपालिका उसको रद्द नहीं कर सकती है, भले वो गलत ही क्यों ना हो। आप बताइए, यानी कि वहां पर यानी कि कार्यपालिका के तानाशाही से न्यायपालिका को मुक्त कर सकती है, लेकिन विधायिका के तानाशाही से न्यायपालिका आपको मुक्त नहीं कर सकती है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का यही मतलब है। न्याय कार्यपालिका की तानाशाही को न्यायपालिका रद्द कर सकती है, विधायिका के तानाशाही को न्यायपालिका रद्द नहीं कर सकती है। समझ में नहीं आया? ये बात विधायिका को नहीं रोक लग सकता। ऐसे प्रोसेस ये हमारे वहां है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कि अगर विधायिका जारी कर देगी तो विधायिका किसी व्यक्ति को जो प्रोसेस बना देगी उससे किसी व्यक्ति को प्राण दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। हाँ, लेकिन सरकारें ऐसा नहीं कर सकती। ये प्रोसेस है हमारे वहां जो ब्रिटेन से प्रभावित है। अब अमेरिका में क्या है, जरा इसको समझिए। अमेरिका का किसी व्यक्ति को उसके प्राण दैहिक स्वतंत्रता से यथोचित विधि प्रक्रिया, ड्यूटी प्रोसेस ऑफ लॉ। यथोचित शब्द बहुत बड़ी चीज है। यथोचित का मतलब होता है युक्ति युक्त। युक्ति युक्त या यथोचित का मतलब होता है कि यह प्रक्रिया नैसर्गिक न्याय या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का समर्थन करती है। ठीक है ना? नैसर्गिक न्याय यानी कि उस चीज को, वो जो कानून पारित हो रहा है विधायिका द्वारा, क्योंकि कानून तो विधायिका पारित करती है। अमेरिका यह कह रहा है, अमेरिका का संविधान, कि वह जो विधायिका जो कानून पारित कर रही है उसका किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से उसको वंचित करने के लिए वो यथोचित होना चाहिए, युक्त युक्त होना चाहिए, यानी उसको सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को जबरदस्ती विधायिका कोई कानून बनाकर किसी व्यक्ति को जबरदस्ती उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकती है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
जैसे यहाँ पे अन्य की विधायिका कुछ कानून, जैसे आप देखिए बहुत सारी चीजें हम कानून के संसद के द्वारा पारित हो जाती हैं, हम लोग रोक नहीं पाते हैं ना। संसद में केवल जो है हमारे जो नीति नियंता हैं संसद में बैठते हैं और ताली बजाकर बहुत सारे कानून पारित कर देते हैं। हम लोग को मालूम नहीं कि कौन कानून सरकारें कब पारित कर रही हैं। तो ताली बजाकर आप किसी के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधायिका नहीं वंचित कर पाएगी। उसको यथोचित होना चाहिए, उसको जो है नैसर्गिक न्याय या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर खरा उतरना चाहिए, यानी उसको सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि विधायिका ने पारित कर दिया तो ये सही ही है। जैसे हमारे वहां है, माना जाता है कि अगर संसद ने किसी कानून को पारित कर दिया तो उसमें 130 करोड़ लोगों की भी इच्छा शामिल है, भले वो उसको ना जानते हो। भाई भारत में कानून जब पारित होता है तो भारत के कई % लोग ये जानते हैं कि यह कानून पारित हुआ है या इस कानून का यह मतलब है। लेकिन संसद ने जब उसको पारित किया तो मान लिया गया कि सभी लोगों की हामी उसके अंतर्गत है। यह चीज यथोचित विधि प्रक्रिया के तहत नहीं आता है। मान लीजिए संसद ने पारित कर दिया, लेकिन उसको सही होना चाहिए, यथोचित होना चाहिए, युक्तियुक्त होना चाहिए। युक्तियुक्त का मतलब है कि व्यक्ति के प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, नेचुरल न्याय के सिद्धांत के तहत होना चाहिए, यानी उसके तहत किसी भी दशा में कोई अन्याय ना हो। किसी भी दशा में, चाहे वो अन्याय कार्यपालिका द्वारा भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो अन्याय विधायिका द्वारा भी नहीं होना चाहिए, दोनों के द्वारा अन्याय नहीं होना चाहिए। जैसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में है कि कार्यपालिका का न्याय नहीं हो, लेकिन विधायिका न्याय कर सकती है। लेकिन यथोचित विधि प्रक्रिया में ना ही कार्यपालिका न्याय कर सकती है, ना ही विधायिका न्याय कर सकती है। अब बड़ा हो गया, नहीं बड़ा हो गया, हमारे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से यह बहुत बड़ा हो गया, यथोचित विधि प्रक्रिया, क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत शामिल है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या जब संविधान बन रहा था, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब यह संविधान हमारा बन रहा था तो हमारे संविधान निर्माता बड़े पसोपेश में थे। हमारे संविधान निर्माता इसको, हम अनुच्छेद 21 को अमेरिका के निकट ही बैठाना चाहते थे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे संविधान सभा में यथोचित विधि प्रक्रिया ही सम्मिलित था। संविधान सभा में जब यह अनुच्छेद आर्टिकल 21 आया तो वहां पर यथोचित विधि प्रक्रिया शब्द ही सम्मिलित था। तो वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कैसे हो गया? भाई जब यथोचित विधि प्रक्रिया, मैं आपको इतिहास बता रहा हूं, हमारे संविधान सभा में अनुच्छेद 21 को लेकर हमारे संविधान निर्माता बहुत पसोपेश में थे। वो यथोचित विधि प्रक्रिया ही सम्मिलित रखे। वो चाह रहे थे कि अमेरिका के निकट आए ताकि व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता मिले। हमारे संविधान निर्माता व्यक्ति के अधिकारों को लेकर बहुत संवेदनशील थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि यथोचित विधि प्रक्रिया अमेरिका से निकट से हटकर वो ब्रिटेन के निकट बढ़ गए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बढ़ गए। ये कैसे हो गया? इसका मूल कारण था कि हमने आपको बताया कि हमारे देश में जब आजादी मिली बहुत सारी धाराएं थी। शायद दुनिया में इतनी धाराएं, चाहे वो विचार के स्तर पे हो, चाहे वो धर्म के स्तर पे हो, चाहे वो भाषा के स्तर पे हो, चाहे वो क्षेत्र के स्तर पे हो, चाहे वो सोच किसी स्तर पे हो, इतनी धाराएं इस दुनिया में कहीं नहीं है जितनी धाराएं हमारे देश में। अब कुछ तो रेडिकल हैं, अतिवादी हैं, 1 मिनट में देश को तहस नहस कर दे। ये तो भारतीय संघ इतना मजबूत है कि हर विनाशकारी शक्तियों को बार बार, अनंत बार पराजित होना पड़ेगा। मां भारती को प्राप्त स्वतंत्रता को करोड़ों लोगों ने अपने रक्त प्रवाह से सींचा है और इसकी नींव को हिला पाना इन विनाशकारी शक्तियों के लिए असंभव है। हमारे संविधान निर्माता भी यही सोच के चल रहे थे कि कुछ भी हो जाए, हम थोड़ी देर के लिए व्यक्ति के आत्यांतिक स्वतंत्रता से, आत्यांतिक स्वतंत्रता का मतलब कि उसको कोई बंधन न हो, व्यक्ति के आत्यांतिक स्वतंत्रता से हम समझौता जरूर कर लेंगे।
लेकिन देश की एकता और अखंडता से समझौता नहीं करेंगे। उन्हें मालूम था कि अगर व्यक्ति को अमेरिका वाली स्वतंत्रता दे दी जाएगी तो विभाजनकारी शक्तियां हमारे देश में बहुत प्रबल हैं। बहुत जगह विभाजनकारी प्रक्रियाएं देश में, बहुत सारी धाराएं चल रही हैं। अभी आजादी मिली है, बहुत सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। बहुत लोग विभाजनकारी शक्तियां देश को विखंडित करने में लगे हैं। अगर हम लोगों के स्वतंत्रता को इतना ज्यादा मान्यता दे देंगे तो कोई भी कोर्ट में चला जाएगा अपनी स्वतंत्रता की बात को लेकर कि उसके आर्टिकल 21 का, और कोई कानून बना पाना संभव ही नहीं होगा, क्योंकि हर कानून को युक्त होना पड़ेगा। हर कानून को जो है यथोचित विधि प्रक्रिया के तहत बैठना पड़ेगा, और हर कानून की जांच हो जाएगी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत। तो कानून बनना ही मुश्किल हो जाएगा। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकिन एक बात हमेशा याद रखना पड़ेगा कि भले ही हम माने कि व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रथम है, लेकिन हमेशा याद रखिए कि व्यक्ति की स्वतंत्रता देश की स्वतंत्रता से बड़ी नहीं है, अलग नहीं है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 के पहले देश गुलाम था तो हम भी गुलाम थे, और 15 अगस्त 1947 के बाद अगर देश आजाद हुआ तो हम भी आजाद हो गए। यानी कि हमारा अस्तित्व ही देश के अस्तित्व पर निर्भर है। हमारा स्वतंत्रता ही देश की स्वतंत्रता पर निर्भर है। जिन लोगों को स्वतंत्रता का मोल न मालूम हो, जिन लोगों को देश की शांति और सुरक्षा का मूल मतलब न मालूम हो, उन्हें अफगानिस्तान जाना चाहिए, उन्हें सीरिया जाना चाहिए, उन्हें लीबिया जाना चाहिए, उन्हें इराक जाना चाहिए, जहां किसी भी समय बम फूटता है और सैकड़ों लोगों के चिथड़े उड़ जाते हैं। उनसे पूछिए कि स्वतंत्रता, सुरक्षा, अखंडता का अर्थ होता क्या है। और जब आप वहां से लौट के आएंगे ना, तो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद की तरह अपनी धरती को चूमेंगे कि धन्य हो मां भारती, इतनी स्वतंत्रता हमको दिया है कि हम स्वच्छंद हो गए हैं। हम भारतीय स्वतंत्रता की परिभाषा जबरदस्ती स्वच्छंदता में गढ़ देते हैं कि हम जो चाहे वो करें। स्वतंत्रता मर्यादित है। हमारे संविधान निर्माता यही दिखा रहे थे कि भाई थोड़ी बहुत तो व्यक्ति को, अगर हम अनुच्छेद 21 को यथोचित प्रक्रिया के तहत ले चले जाएंगे तो हर कानून को युक्त होना पड़ेगा जो व्यक्ति के प्राणदैहिक स्वतंत्रता का हनन कर रहा हो। हर व्यक्ति अपने ऊपर प्राणदैहिक स्वतंत्रता की बात लेके कोर्ट में चला जाएगा कि यथोचित नहीं है, तब तो हम कोई भी कानून बनाएंगे और बार बार कोर्ट में लोग ले चले जाएंगे अनुच्छेद 21 का हवाला देकर। तो उन्होंने कहा नहीं, थोड़ी सा व्यक्ति की स्वतंत्रता समझौता करो ताकि देश की एकता और अखंडता हमेशा बनी रहे। कोई भी विभाजनकारी शक्ति आर्टिकल 21 का दुरुपयोग न कर सके। यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा में वर्णित यथोचित विधि प्रक्रिया को बदल दिया और रख दिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो माना जाता है जापान से लिया गया आर्टिकल 21, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये वहां से ले लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा ये जो शब्दावली है ये कहां से लिया गया? जापान से लिया गया। ये जो शब्द है, ये शब्द हम लोगों ने ले लिया, इसीलिए ले लिया ताकि ये जो संसद है उसके कानून के निर्माण को इस बात पर चैलेंज न दिया जा सके कि यह नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। क्योंकि अगर यह नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत यथोचित प्रक्रिया हम ले लेते तो बार बार यह कानून कोर्ट में जाता। सर ये पूरी कथा हमने आर्टिकल 21 के बारे में बता दिया, ठीक है। अब प्रश्न यह आया कि फिर यह आज कैसे यथोचित प्रक्रिया के निकट बैठ गया है। यानी कि संविधान सभा में अमेरिका के निकट था, लेकिन बाद में ब्रिटेन के निकट आ गया, फिर यह अमेरिका के निकट कैसे आ गया? 1978 में एक प्रसिद्ध वाद आया जिसको कहते हैं मेनका गांधी वाद।
और मेनका गांधीवाद में यह आर्टिकल एक बार पुनः पलट गया। अब कैसे पलट गया? मेनका गांधी का केस इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है और इसको माइलस्टोन भी माना जाता है, क्योंकि आर्टिकल 21 इसके बाद ही बढ़ता चला जा रहा है। मेनका गांधी वाद में एक केस ये था कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार जब आई तो उन्होंने मेनका गांधी का जो पासपोर्ट था वो जब्त कर लिया, किसी लॉ के तहत दिखाकर उसको जब्त कर लिया। अब उन्होंने आर्टिकल 21 के तहत इसको ये सुप्रीम कोर्ट ले गई और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि संचरण की स्वतंत्रता या विदेश में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है ना? यानी प्राण ये दैहिक स्वतंत्रता का एक अंग है। कहीं संचरण करने का, कहीं भी कभी भी आने जाने का जो अधिकार है ये आर्टिकल 21 के दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। और उसी में कोर्ट ने यह आदेश दिया कि कोई भी कानून जो विधायिका द्वारा पारित किया जाए वो युक्ति युक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? युक्ति युक्त होना चाहिए। केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं होना चाहिए, उसको युक्त युक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि विधायिका ने पारित कर दिया तो वो सही ही है, उसको प्राकृतिक न्याय के तहत उसको युक्त युक्त होना चाहिए, यानी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विधायिका अपने तानाशाही के तहत किसी भी व्यक्ति को आर्टिकल 21 के तहत जो अधिकार मिला वंचित कर लेंगे, यानी उनके विदेश जाने का अधिकार आप रद्द कर देंगे, यानी उनका पासपोर्ट आप जब्त कर लेंगे। ऐसा नहीं। आज जो भी कानून बनाएंगे वो जो है यथोचित, उसको युक्त युक्त होना आवश्यक है, उसको सही होना चाहिए या उसको प्राकृतिक न्याय के निकट बैठना चाहिए। एक बार पुनः यह शब्द किसका आ गया? अमेरिका का यथोचित प्रक्रिया के तहत। यानी मेनका गांधीवाद ने आर्टिकल 21 को पुनः एक बार किसके निकट लाकर बैठा दिया? अमेरिका के संविधान के निकट। और आपको जान के आश्चर्य होगा इस अनुच्छेद का अर्थ भी आजकल युक्तियुक्त प्रक्रिया के तहत ही सम्मिलित किया जाता है। यानी भले ही हमारे संविधान निर्माता हमको ब्रिटेन के निकट बैठा रहे थे, लेकिन आज यह अनुच्छेद जो है अमेरिका के निकट बैठता है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को युक्तियुक्त प्रक्रिया के अर्थ को ही समझा जाता है। यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द जो है अब युक्तियुक्त प्रक्रिया के तहत अर्थात नैसर्गिक न्याय और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को ही समर्थन प्रदान करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आर्टिकल 21, अभी आर्टिकल 21 की पूरी कथा मैंने बता दिया आपको